Dear students, welcome to our class. Today we are taking our third poem named A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. He was a Welsh poet and short story writer. He was born in Merthyr Tydfil, Wales in 1921. His first poem was published in 1938 and first poetry book came out in 1943. In this poem, the poet tells us about the life of a caged tiger, and he imagines what would he do if he will be free and in his natural habitat. इस पोएम में कवि हमें बताता है कि एक पिंजरे के सामने वो कवि होता है और टाइगर उसमें बंद होता है, तो उसे देख के कवि उसका हमें सारा वर्णन देता है कि टाइगर की एक्टिविटीज़ क्या है। और उसी के साथ साथ दूसरी सेटिंग में कवि हमें बताता रहता है कि अगर ये टाइगर पिंजरे में ना होके अपने प्राकृतिक निवास में होता, नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में, तो इसका क्या रवैया होता, क्या इसकी एक्टिविटीज होती। तो उस विषय में हमें इस पोएट ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। पोएट कहता है कि वह जो टाइगर है जो उसमें पिंजरे में बंद है, वो अपनी चमकीली धारियों के साथ, जो उसकी दूर से दिखाई पड़ती हैं, काली काली पट्टियाँ जो बॉडी पर होती हैं, पीछे गोल्डन बैकग्राउंड होती है, येलो बैकग्राउंड होती है, तो उसमें उसकी वो बिल्कुल साफ स्पष्ट चमकीली पट्टियाँ हैं। उनमें वो बड़े आराम व शांति से अपने रौबदार चाल से कुछ कदम चलता है। कुछ कदम मीन्स क्योंकि पिंजरे का जो एरिया है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता, तो उसमें वो पिंजरे के अंदर ही अंदर कुछ कदम चलता है। और उसके पंजों के नीचे गद्दे बने होते हैं, नेचुरली गद्दे होते हैं, जिसका ये फायदा होता है, उन्हें एडवांटेज ये होता है कि ये जब चलते हैं, बिल्ली, शेर, चीता, इस तरह के जानवर जो होते हैं, उनके उन गद्दों की वजह से चलने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो पोएट कहता है कि वो जो टाइगर है वो अपनी बड़ी रौबदार चाल से, स्टॉक्स मीन्स किसी का पीछा करना या बड़ी रौबदार चाल से चलना, बड़ी मजबूती से चलना। अब यहाँ क्योंकि ये पिंजरे में बंद है, इसलिए किसी का पीछा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने जानदार चाल से, शानदार चाल से वहाँ वो कुछ कदम पिंजरे में चक्कर लगाता है, कुछ कदम चलता है। और उसके जो वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स जो उसके गद्दे हैं मखमल की तरह बिल्कुल गद्देदार, उनसे वो बड़ी शांति के साथ चलता है। इन हिज क्वाइट रेंज, यहाँ विरोधाभास यूज हुआ है। क्वाइट माने शांत और रेंज माने गुस्सा, तो वहाँ उसने अपने गुस्से को दबाया हुआ है, पिंजरे में बंद है शांति से, लेकिन बड़ी शानदार चाल से वो चल रहा है। आवाज़ नहीं हो रही है उसके पैड्स की वजह से, लेकिन उसके अंदर गुस्सा है जो उसकी नेचर में होता है। आक्रामकता जो होती है, एग्रेसिवनेस, वो उसमें है, बट दैट इज क्वाइट, वो शांत है, वो उस गुस्से को कहीं जाहिर कर नहीं सकता, इसलिए वो उसमें चुपचाप घूमता रहता है कुछ कदम तक। इसका दूसरा स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब ये जो स्टेंजा है, इसमें पोएट इमेजिन करता है, पहले में रियल चेक होता है कि जो पिंजरे के में बंद है वहाँ पोएट खड़ा है, उसे देख रहा है, उसकी एक्टिविटीज देख रहा है, लेकिन अब इसमें वो इमेजिन करता है कि अगर वो टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, या वो आज़ाद हो जाए, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या वो करेगा। तो उसके बारे में हमें बताता है। ये उसका निवास स्थान जंगल होता है,
प्राकृतिक। अगर वो जंगल में होता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग कहते हैं छुप जाना, किसी के पीछे ओट में हो जाना, तो वो शैडो मीन्स परछाई। अगर ये टाइगर जंगल में होता तो ये बड़े बड़े पेड़ों की झुरमुटों की परछाई में छुपा हुआ होता, ना कि इस तरह सामने, जैसा कि पिंजरे में हमारे सामने घूम रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेज। लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास जो जंगल में होती है, उसमें से सरकता हुआ, स्लाइडिंग माने सरकता हुआ, धीरे धीरे, जो आवाज ना हो। और कहाँ? नियर द वाटर होल, जो पानी का स्रोत है, जो पानी का कहीं तालाब या कोई गड्ढा, कोई नदी, जहां वेयर पंप्स डियर पास, जहां से जो मोटे मोटे हिरन हैं वो गुजरते हैं और पानी पीने के लिए आते हैं, वहां के लिए कहता है कि अगर ये जंगल में होता तो ये टाइगर पेड़ों के झुंडों के या बड़ी बड़ी घास में छुपा होता, पानी के स्रोत के पास अपने शिकार का इंतजार करता, और जैसे ही इसका शिकार पानी पीने के लिए आता, ये उस पे उस बड़ी सी घास में से बड़े धीरे से सरकते हुए एकदम झपट्टा मारता और शिकार कर लेता। लेकिन अब क्योंकि ये बंद है, पिंजरे में है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे फिर इमेजिन करता है पोएट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terror in the village। और फिर इमेजिन करता है कि अगर ये पिंजरे में बंद ना होके अपने नेचुरल हैबिटेट में हो तो फिर इसे क्या करना चाहिए और क्या ये करेगा। तो उसमें बताता है कि जंगल में रहते हुए ये टाइगर जो उस जंगल के आसपास के बने हुए मकान हैं, जो उसके आसपास की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में घूमता, अपने दांत, नुकीले दांतों को, नुकीले पंजों को दिखाता, उनका प्रदर्शन करता, और उसके जो बने हुए जो घर हैं, जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में, उन घरों के चक्कर लगाता, और टेररिंग द विलेज, जो उसकी स्नार्लिंग, जो कुर्राहट भरी आवाज, जो दहाड़ है, उससे गांव के लोगों को, गांव के निवासियों को आतंकित करता, उससे डराता। जैसे अगर आपके गांव में कोई इस तरह का जानवर आया तो सब लोग घरों में घुस जाएंगे। इसी तरह वो कवि इमेजिन करता है कि अगर ये जंगल में टाइगर होता तो ये इस तरह शांत ना होता, चुप ना बैठता, बल्कि कभी कभी जो जंगल के किनारे की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में आता और अपने नुकीले दांत निकालते हुए, गुर्राते हुए, पंजे दिखाते हुए उन घरों के चक्कर काटता और उसमें रहने वाले गाँव वासियों को आतंकित करता, डराता। नाउ स्टैंजा 4। इसमें पोएट फिर देखता है जो रियलिटी चेक है, जो उस टाइम पोएट फिर उसे ध्यान आता है कि ये तो पिंजरे में बंद है, फिर उसके बारे में बताता है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो कभी कहता है कि अगर जंगल में होता तो इसकी एक्टिविटीज नेचुरल होती, कुछ और होती, लेकिन यहाँ बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट कहते हैं सीमेंटेड, जो आरसीसी की बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, जो दीवारें हैं, और सेल कहते हैं छोटी सी कोठरी। तो पोएट कहता है कि लेकिन वो अब अपनी नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, अपने रियल हैबिटेट में नहीं है, उसे पिंजरे में बंद किया हुआ है, और यहाँ वो एक सीमेंट की बनी हुई छोटी सी कोठरी में कैद किया हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी सारी ताकत है, जो उसका सारा डर है, वो सारा उन बार्स के पीछे, उन छड़ों के, सरियों के पीछे बंद होके रह गया है, जो बार्स आगे लगाए हुए हैं, जिससे वो बाहर किसी पर अटैक न कर सके। तो कवि कहता है कि यहाँ टाइगर अपनी प्राकृतिक निवास में नहीं है, अपनी रियल लाइफ नहीं जी सकता, नेचुरल लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि उसे यहाँ एक पक्की छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया है, सरियों के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो उस केज की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही केवल घूम फिर सकता है
और जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, जो वहाँ आए हुए हैं, उन्हें इग्नोर करता रहता है, क्योंकि उसके उन्हें देखने के लिए वो हैबिचुअल हो चुका है। अब अगर वो जंगल में होता तो इन लोगों को फाड़ डालता, अटैक करता, मार डालता, लेकिन यहाँ क्योंकि वो बंद है, कैद कर दिया गया है, वो केवल एक खूंखार जानवर होते हुए भी लोगों के मनोरंजन का साधन हो चुका है और उसे इसकी आदत पड़ गई है, क्योंकि रोज उसे हजारों सैकड़ों लोग देखने आते हैं। इसलिए वो चुपचाप अपने उस पिंजरे में लोगों की उपेक्षा करते हुए और अनदेखा करते हुए घूमता रहता है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेंजा। अब ये बताता है कि आखिरी टाइम उस टाइगर का रात को कैसे कटता है। दिन तो होगा जैसे सोना था जो बताया था, लेकिन रात कैसे कटती है उसके बारे में पोएट बताता है। He hears last twice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at the night. रात में द पेट्रोलिंग कार्स, अब वो रात में जो आवाजें सुनता है, आखिरी आवाजें जो सुनता है वहाँ, वो आखिरी आवाजें केवल जो जू में काम करने वाले कर्मचारियों की गाड़ियाँ होती हैं, जिससे वो गश्त लगाते रहते हैं उस जू में, चिड़ियाघर में, ये देखते रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई जानवर खुल तो नहीं गया, कोई और कुछ तो नहीं हो गया। तो वो जो पेट्रोलिंग देते हैं, गश्त लगाते रहते हैं, जो वहाँ निरीक्षण करते रहते हैं इस गाड़ी में, वो उन कारों की आवाज़ सुनता रहता है, उन पहरेदारों की आवाज़ सुनता रहता है और अपनी चमकीली आंखों से आकाश में चमकते हुए तारों को देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसमें इसकी व्यवस्था दिखाइए कि एक तो उसकी चमकीली आंखें जो बड़ी खूंखार होती हैं, टाइगर की आंखें, और चमकीले तारों को देखता रहता है और अपने चुपचाप उस पिंजरे में रहता है। तो ये आपकी हिंदी समरी थी पोएम की। नाउ द पोएटिक डिवाइसेस। जो पहली पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम में पांचों स्टेंजाज में जो इसने यूज किया है वो है ABCB। वो आप इसमें देखेंगे जो लास्ट वर्ड्स आते हैं उसमें जो पहले शब्द आया है फर्स्ट वर्ड में, उसी क्रम में जो पहली और दूसरी लाइन में वही तीसरी और चौथी लाइन में, इसी तरह जो पांचवी और छठी लाइन में लास्ट वर्ड्स उसी तरह के सातवीं और आठवीं लाइन में, पूरी पोएम में पांचों स्टेंजाज में ऐसे ही चले गए। तो इसकी राइम स्कीम है ABCB। दूसरी पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज की गई है। इस पोएट ने टाइगर को पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण किया गया है, क्योंकि इट की जगह वो हर जगह ही यूज करता है, जबकि टाइगर के लिए इट यूज होना चाहिए था, बट द पोएट यूजेज ही एवरीवेयर in the whole poem. So there is use of personification. नंबर 3 मेटाफर। ये फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। he uses this device in the third line of first stanza when he compares the pads of his feet with the velvet. वो जो उसके पंजों के गद्दे हैं उन्हें वेलवेट से, मखमल से कंपेयर करता है, इसलिए यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। चौथी डिवाइस है एंजैपमेंट। एंजैपमेंट में आपको बताया गया है पहले भी कि जब पोएट बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को यूज किए एक लाइन से अगले लाइन में बढ़ता चला जाता है तो वहाँ एंजैपमेंट यूज होता है। तो इस पोएम में दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में पोएट ऐसे ही चला जाता है और चौथी लाइन से अगली लाइन में दूसरी स्टेंजा में भी ऐसे ही चला जाता है। तो यहाँ पर एंजैपमेंट की डिवाइस यूज हुई है। ये आज की हमारी पोएम थी। आशा है आपको समझ आई होगी। नहीं आई है वीडियो दोबारा देखें और अब अगली वीडियो तक के लिए वेट करें। तब तक के लिए बाय।